हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट्स पार्ट थर्ड। इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने जो दो पार्ट किए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके डिफरेंट टाइप्स किए थे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की थी। और सेकंड पार्ट में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स किए थे। और इस पार्ट में हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कीमत लोच क्या होता है? कीमत लोच क्या है? तो मांग की कीमत लोच क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका ये फॉर्मूला हमने किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच। अब हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच को वो कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई बार मांग की जो कीमत लोच है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, कई बार लेस इलास्टिक होती है। तो अगर हमारी मांग में परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और जब मांग में परिवर्तन नहीं होता कीमत में परिवर्तन होने से, तो हम उसे इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो ये हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, वस्तु की प्रकृति क्या है। तो हमारे पास तीन तरह की वस्तुएं होती हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसरी आवश्यकता की वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तुओं की दशा में कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो हमारी डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। जो डिमांड है, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है कि मांग कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन ना होना। एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स लाइक एसी, कॉस्टली फर्नीचर इज इलास्टिक। परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। एंड डिमांड फॉर कंफर्टेबल और कंफर्ट्स, जो कंफर्ट्स गुड्स हैं लाइक कूलर, फैन इज क्लोज टू यूनिटी। उनकी जो डिमांड है वो इक्वल टू 1 होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनकी जो डिमांड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। लग्जरी गुड्स में परिवर्तन होता है। इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिन वस्तुओं के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो उनकी डिमांड मोर इलास्टिक। इसका मतलब कीमत में परिवर्तन होने से लोग, जो कंज्यूमर्स हैं, वो दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और गुड्स हैविंग सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस हैव इलास्टिक डिमांड। और जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट्स नहीं अवेलेबल होते उनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास, बायर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो कोई और प्रोडक्ट को परचेज करे। नेक्स्ट, गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। ऐसे प्रोडक्ट जिनके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनकी डिमांड भी इलास्टिक होती है। इसका मतलब प्राइस में चेंज होने से उनकी मांग पर फर्क पड़ता है, अधिक फर्क पड़ता है, या डिमांड में होने वाला परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मैनी यूजेस, इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसके, तो हम उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ के लिए ही केवल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। जिनके अधिक यूज़ होते हैं उनकी जो मांग है वो इलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़। जिन वस्तुओं के यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर में, कि आगे हम फर्दर इसको यूज़ कर लेंगे, तो उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होती है। गुड्स हुज डिमांड कैन बी पोस्टपोन टू ए फ्यूचर पीरियड हैव इलास्टिक डिमांड। जैसे कि बिल्डिंग हाउस को प्रिपेयर करना है, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं अगर अभी बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगा है। और जिन वस्तुओं की डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, कि इन प्राइस में चेंज होने से उसकी हम डिमांड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें उसको यूज़ करना ही है।
फ्यूचर में उसकी डिमांड नहीं करनी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पीपल हैविंग वेरी लो और हाई इनकम, जिनकी इनकम या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, उनकी जो डिमांड है वो भी इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब कि कीमत में परिवर्तन होने से अधिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो जिनकी इनकम बड़ी हाई होती है, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास अधिक पैसा होता है, तो अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो वो वस्तु खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर होती है। और जो लोअर क्लास है, जो जिनकी इनकम बड़ी लो होती है, वो केवल कुछ ही वस्तुएं खरीदते हैं, नेसेसिटीज़ ही अपनी खरीद पाते हैं। तो अगर कीमत में परिवर्तन हो भी जाता है तो वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसका मतलब जिन लोगों की इनकम बहुत हाई या बहुत लो होती है उनकी डिमांड इनइलास्टिक, और जिन लोगों की इनकम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, उनकी जो इनकम डिमांड है वो इलास्टिक होती है। अगर प्राइसेस में चेंज होता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिन गुड्स की हम लोगों को हैबिट पड़ चुकी है तो उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक होने का मतलब क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। टू विच कंज्यूमर्स बिकम हैबिचुअल, कंज्यूमर्स उनको आदत पड़ चुकी होती है तो वो उस वस्तु को परचेज करते ही करते हैं। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, कि जो हमारी आय है उसका हम कितना भाग एक वस्तु पर खर्च करते हैं। अगर हम अपनी इनकम का अधिक भाग एक वस्तु पर खर्च करते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट, ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The goods on which a consumer spends a very less proportion of his income have inelastic demand। जैसे न्यूज़पेपर अगर 2 रुपये का आता है, 2.5 का हो गया, 3 रुपये का हो गया, तो हमारी जो डिमांड है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उसके ऊपर बहुत ही कम लेस प्रपोर्शन अपनी इनकम का खर्च करते हैं। एंड ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इट्स इनकम हैव इलास्टिक डिमांड। क्लोथ्स, फूड, अगर कपड़े महंगे हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो डिमांड है वो उसकी कम करेंगे। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। कहते हैं कि जो बहुत हाई प्राइस गुड्स होती हैं लाइक डायमंड, कॉस्टली कारपेट्स, या फिर बहुत लो प्राइस गुड्स होती हैं पोस्ट कार्ड, चीप वेजिटेबल्स, उनकी जो डिमांड है इनइलास्टिक डिमांड होती है। अगर इन वस्तुओं की प्राइसेस में कुछ चेंज होता भी है तो इनकी डिमांड में अधिक चेंजेस नहीं होते। और जो मीडियम प्राइस गुड्स होती हैं, ना तो बहुत एक्सपेंसिव ना ही बहुत चीप, उनकी डिमांड इलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट टाइम का बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन वस्तुओं अगर लॉन्ग पीरियड है तो उस दशा में जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगी क्योंकि कंज्यूमर को ऑप्शंस मिल जाते हैं, कंज्यूमर के पास टाइम होता है कि वो अपनी जो डिमांड है उसको एडजस्ट कर सकता है। तो फिर अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो लॉन्ग पीरियड में जो डिमांड है वो हमारी मोर इलास्टिक होती है कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है कि अगर हमें शॉर्ट पीरियड में कोई वस्तु की डिमांड करनी है, चाहिए, तो वो हमें लेनी ही होगी, चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन लॉन्ग पीरियड में वी कैन एडजस्ट अवर डिमांड, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि नया प्राइस आएगा या कोई और सब्स्टिट्यूट्स हम उसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंटली होती हैं उनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमने डिफरेंट फैक्टर्स किए जो कि हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। 10 फैक्टर्स हमने किए हैं। कई बार यूजी लेवल में पेपर्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो हमने 1 बाय 1 अभी किए हैं। इसके साथ ही हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं कि इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, इलास्टिसिटी 1 से अधिक है, इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है जो भी हमारे प्राइस को डिटरमिन करता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि अगर इन इलास्टिक डिमांड है, किसी गुड की डिमांड इन इलास्टिक है तो वो उसके प्राइसेस को ज़्यादा रखेंगे। और अगर जिन गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक का मतलब कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा फर्क पाएगा, डिमांड ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो सोच समझ कर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्व है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। एकाधिकार बाजार में जब प्राइस डिटरमिन किए जाते हैं तो ये देख लिया जाता है कि अगर इन इलास्टिक गुड है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो हाई रखे जाएंगे।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की दशा में, वो केवल तभी पॉसिबल होता है जब इलास्टिसिटी अलग अलग हो, कि दो बाजार हैं, एक में मोर इलास्टिक डिमांड है और एक लेस इलास्टिक डिमांड है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई, जो जॉइंट सप्लाई की गुड्स होती हैं उनकी प्राइस भी हम यही देखकर डिसाइड करते हैं कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो उसकी प्राइस अधिक रखी जाएगी, और अगर मोर इलास्टिक डिमांड है तो उसकी प्राइस कम रखी जाएगी। एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर जब भी टैक्सेस लगाता है तो वो देखता है कि किस वस्तु के ऊपर किस वस्तु की डिमांड मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक है। जिन वस्तुओं की डिमांड मोर इलास्टिक होगी उनके ऊपर लेस रिवेन्यू वहाँ से हमें लेस रिवेन्यू मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जिन गुड्स की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब कि प्राइसेस में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो टैक्सेशन का बर्डन है वो कंज्यूमर्स पर अधिक होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, अ कंट्री विल बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए गुड ओनली इफ इट्स डिमांड इन अदर कंट्रीज इन इलास्टिक। एक कंट्री को तभी बेनिफिट होगा जब उस वस्तु की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी। वेज डिटर्मिनेशन, इफ डिमांड फॉर लेबर सर्विसेज इज इन इलास्टिक, तभी लेबर कैन हैव मोर वेजेस, तभी उनको ज़्यादा वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ पावर्टी। पैराडॉक्स ऑफ पावर्टी जिसको हम बोलते हैं निर्धनता का विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि कई बार हमें अधिक इनकम मिलती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी आय बढ़ गई। जैसे किसान हैं, अगर उनकी सबकी फसल अच्छी हुई है तो किसानों को फसल अच्छी होने से उनकी आय अधिक हो सकती है। लेकिन साथ ही क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने से उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनको अधिक इनकम मिलने से उनको एक मॉनेटरी जो इनकम है उनकी अधिक हुई थी, लेकिन जो परचेजिंग पावर उनकी है, रियल इनकम है, वो उनकी कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस बढ़ने से। तो अगर डिमांड फॉर फार्म गुड्स इज इनइलास्टिक, देयरफॉर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ दीज गुड्स विल लीड्स टू लो प्राइसेस। तो जो प्राइसेस हैं वो कम रहेंगे, रिजल्टिंग नो इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स की जो इनकम है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उनकी इनकम इंक्रीज होती है लेकिन साथ ही दूसरी वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो प्राइसेस बढ़ जाने से जो उनकी परचेजिंग पावर है, रियल इनकम है, वो लेस हो जाएगी। तो अगर जो डिमांड है फार्म गुड्स की इनइलास्टिक है तो उनकी अच्छी सप्लाई होने के बावजूद उनके जो प्राइसेस हैं वो अधिक नहीं मिलेंगे, तो फार्मर की इनकम इंक्रीज नहीं होगा। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पॉर्टेंस की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।